नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की इस क्लास में जिसमें हम डेली फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं। इसी क्रम में ये हमारी आज 31वीं क्लास है और आज इसी क्रम में हम जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। अब हम शुरुआती दौर की नेताजी की बात करते हैं कि कहाँ-कहाँ वो गए थे और किस मकसद से गए थे। तो 1897 में सुभाष चंद्र बोस हैं, उनका जन्म होता है कटक उड़ीसा में। 1897 कटक उड़ीसा में नेताजी का जन्म होता है, ठीक है ना? फिर इन्होंने पास के यानी कलकत्ता में ही इन्होंने कॉलेज की है वो स्टडी पूरी की अपनी कलकत्ता से, यानी ज़्यादातर कलकत्ता में इनका रहना है। तो कलकत्ता से इन्होंने अपनी कॉलेज की स्टडी है वो पूरी की। फिर बाद में इन्होंने आध्यात्मिक गुरु की खोज में वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, गया और इन जो धार्मिक स्थल हैं उनकी जो यात्रा पे निकले, लेकिन उनको अपने है वो धार्मिक गुरु की खोज पूरी नहीं हुई। फिर बाद में ये वापस कलकत्ता आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वाराणसी, मथुरा, वृंदावन यूपी, हरिद्वार और ऋषिकेश उत्तराखंड में है, गया बिहार में है। यानी इन क्षेत्रों की जो यात्रा है वो सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु की खोज में करते हैं और बाद में ये वापस कोलकाता आ जाते हैं। कोलकाता आने के बाद में इनका रुझान है वो राजनीति की तरफ जाता है और इसके लिए ये स्टडी करने कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं। यानी यहाँ से कलकत्ता से सीधा इंग्लैंड की तरफ 1919 में इन्होंने आईसीएस की पढ़ाई यानी इंडियन सिविल सर्विस की पढ़ाई इन्होंने पूरी की और जॉब लेने से पूर्व ही इनका अंग्रेजों की जो सिविल प्रशासन है उनसे मन अलग हो गया, यानी इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था नौकरी में। तो इन्होंने जॉइन करने से पहले ये नौकरी का त्याग पत्र दे दिया और ये कहाँ आ गए थे? बम्बई आए थे। इंग्लैंड से ये इस प्रकार सीधा बम्बई आते हैं। ठीक है ना? और बम्बई आकर इनकी मुलाकात होती है गांधी जी से, यानी सबसे पहले जो गांधी जी से मिले सुभाष चंद्र बोस वो 1921 में गांधी जी से मिले थे यहाँ पे। लेकिन बाद में गांधी जी से इनके विचार अलग हो जाते हैं क्योंकि गांधी जी पूर्णतः स्वराज्य की मांग नहीं करते थे। ये नरम दल से बिलोंग करते थे जबकि सुभाष चंद्र बोस हैं वो गर्म दल से बिलोंग करते थे और इनको अंग्रेजों को निकालना ही इनका एक मकसद था और पूर्ण स्वराज्य की मांग इन्होंने की थी। जब नेताजी बम्बई आए थे इंग्लैंड से वापिस तो इनकी उम्र महज 23 वर्ष थी, ठीक है ना? 23 वर्ष और फिर बाद में ये गांधी जी से मिलके वापिस अपने स्थान कोलकाता आ जाते हैं, जहाँ पे ये अपना राजनीतिक गुरु मनाते हैं चित्तरंजन दास को, यानी चित्तरंजन दास जी से मिलते हैं। कुछ टाइम के लिए चित्तरंजन दास जी के जो ब्लॉक हैं या फिर कार्यालय है वहाँ पे काम करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए भी अध्यक्ष चुने जाते हैं, संपादक चुने जाते हैं। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। यानी यहाँ पे इस प्रकार से ये जो राजनीति के कार्य करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही कोलकाता से इनको 1924 में क्रांतिकारी षड्यंत्र का आरोप लगाकर अंग्रेजी सरकार ने कैद कर लिया और इन्हें ब्रह्मा की मांडले जेल में है वो कैद कर दिया था। हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा की जो मांडले जेल है उसमें बहादुर शाह जफर, बाल गंगाधर तिलक को भी जेल में रखा गया था। यानी ब्रह्मा की मांडले जेल यहाँ पे आती है म्यांमार में। कलकत्ता से कहाँ ले जाया गया? यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता से बर्मा की म्यांमार जेल में रखा गया था, मांडले जेल में। फिर इनको 1927 में यहाँ से मुक्त कर दिया गया, यानी 24 से 27 के बीच में ये यहाँ पे बर्मा की मांडले जेल में रहे थे। वो ऐसे बताते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस है, उनको पूरे जीवन में 11 बार जेल देखनी पड़ी थी, यानी 11 बार उनको जेल में जाना पड़ा था। यानी 1927 में जेल में आने से बाद में 1 वर्ष बाद में 1928 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। जिसमें गांधी जी के विचारों से सुभाष चंद्र बोस एकदम जो है वो असहमत हो जाते हैं और उनके विरोध में प्रस्ताव भी पेश करते हैं। तो 1929 तक भारत को उपनिवेश का दर्जा न देने की सूरत में असहयोग आंदोलन की चेतावनी भी दी थी गांधी जी ने। तो इसके विरोध में जो भी नीतियां थी गांधी जी की, यानी नरम पंथी की जो नीतियां थी उनका विरोध करते हैं सुभाष चंद्र बोस। फिर बाद में 1938 में जब होता है हरिपुरा अधिवेशन, यानी कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है सूरत गुजरात में। हरिपुरा अधिवेशन हम पढ़ते हैं कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। लेकिन हरिपुरा कहाँ है? तो ये हम देखें तो हरिपुरा सूरत गुजरात में है, जहाँ पे 1938 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना जाता है और आगे वाले साल भी सुभाष चंद्र बोस को 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में है वो अध्यक्ष चुना जाता है। तो यहाँ पे पश्चिम की साइड यानी सूरत गुजरात में होता है हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, जहाँ पे अध्यक्ष चुने जाते हैं। और यहाँ पे हम देखें पूर्व में त्रिपुरा और त्रिपुरा में 1939 में जो है वो अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन बाद में गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई, तो
तो इन्हों सुभाष चंद्र बोस ने क्या दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया कि आप करो इनकी गुलामी, ठीक है ना? मेरे को तो कोई अधिवेशन नहीं करना है। तो एकदम से कट गए थे राजनीति से। फिर आगे जाकर 1 मई 1939 को, यानी जिस समय त्रिपुरा अधिवेशन था 1939 में, वहीं पे 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इस नए ग्रुप को वामपंथी कांग्रेसियों से उत्साहवर्धन व बहुत सहयोग भी मिला था। सुभाष गांधी जी के अहिंसा नीति से सहमत नहीं थे। यानी गांधी जी जो अहिंसा अहिंसा बोलते रहते थे, उससे सुभाष चंद्र बोस एकदम ही रुष्ट थे। और उसने गांधी जी का विरोध भी इसी मुद्दे को लेके किया था। और उन्होंने कहा था कि सशस्त्र संघर्ष करो अंग्रेजों से, तभी अंग्रेज हैं वो हमारा देश छोड़ के जाएंगे। अब सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि कैसे भी युद्ध की तैयारी करें और अपनी एक सेना संगठित करें, जिससे अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला जाए। और इसी परिणाम स्वरूप आगे जाकर सुभाष चंद्र बोस हैं वो आजाद हिंद फौज का मोर्चा संभालते हैं, जिसका संगठन रास बिहारी बोस पहले कर चुके होते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस का आगे एक ही मकसद रहता है कि कैसे भी जो सैनिक बल है वो संगठित किया जाए और अंग्रेजों को बल से भारत से बाहर निकाला जाए। तो उस टाइम चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, 6 वर्ष तक। तो सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि कैसे भी हम जो ब्रिटिश विरोधी जो देश हैं, उनके साथ में हो जाएं और उनका सहयोग लेके अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाला जाए। तो जो यानी 2 गुटों के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। एक तो थे दूरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान रहते हैं। जबकि हम आगे देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस हैं, वो जर्मनी और जापान से विशेष दौरे किए जाते हैं और वहीं पे उनका ज़्यादा संबंध रहता है। और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे, और जो अंग्रेज थे ब्रिटेन वाले, वो लोग थे, उस तरफ वो थे। तो सुभाष चंद्र बोस को चाहिए था कि कैसे भी जर्मनी या जापान हमें सहयोग दे दें, या फिर जर्मनी या जापान में हमारे जो लोग रह रहे हैं, सैनिक रह रहे हैं, जहाँ पे वो गुलामी कर रहे हैं दूसरे देश की, तो उनको संगठित किया जाए और हम क्या हो जाएं, जर्मनी और जापान का सहयोग करेंगे तो वो भी आगे हमारे देश को स्वतंत्र करने में हमारी सहयोग करेंगे। तो इसी उद्देश्य से, यानी पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक के 16 फरवरी 16 फरवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस निकल जाते हैं कलकत्ता से। और पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंकी, क्योंकि पुलिस का पहरा रहता था हर घड़ी उनको कैद, क्योंकि वो कारावास से मुक्त हुए थे, ठीक है ना? बीमारी का बहाना लेके कारावास से मुक्त हुए थे, तो उसी एवज में पुलिस का हरदम पहरा रहता था। तो वो बेस बदल के 16 फरवरी 1941 को कलकत्ता से निकल जाते हैं और पेशावर रूस होते हुए मार्च 1941 में बर्लिन पहुंच जाते हैं। बर्लिन है जर्मनी में, और जर्मनी था अंग्रेजों के अगेंस्ट, जर्मनी और जापान। तो वो किसमें मिलना चाहते थे? जर्मनी को अपना सहयोग लेना चाहते थे। तो 16 फरवरी 1941 को जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो निकल जाते हैं और मार्च 1941 को ये कहाँ पहुँच जाते हैं? बर्लिन पहुँच जाते हैं। अब हम इनके जाने का रास्ता अगर मैप में देखना चाहें, तो ये यहाँ पे बर्लिन है, जर्मनी में बर्लिन, और ये यहाँ पे हमारा भारत है, और भारत में यहाँ से कलकत्ता से चले थे हमारे नेताजी। और ये पेशावर, ये यहाँ पे पाकिस्तान पेशावर पड़ता है बीच में। रूस होते हुए यहाँ पे बर्लिन पहुंचे थे मार्च 1941 में, यानी 1 महीने के अंदर 16 फरवरी को चले थे और मार्च 1941 को ये बर्लिन पहुंच गए थे। तब तक दुनिया को या फिर किसी को पता नहीं था कि नेताजी ऐसा कुछ भी कर रहे हैं। पता उनको तब चला जब रेडियो प्रसारण के माध्यम से, यानी जर्मनी से, इन्होंने हमारे भारतवासियों को संबोधित किया और अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। तब भारतवासियों को पता चला कि हमारे नेताजी हैं वो जर्मनी में हमारे लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो हमें भी क्या होना चाहिए? सजग होना चाहिए। तो इस प्रकार से रेडियो प्रसारण के द्वारा ये यहाँ पे जो भारतीय जनता है, उनमें विद्रोह की भावना को बढ़ावा देने लग गए। यानी जब ये बर्लिन में बेस बदल के रह रहे थे, तो इन्होंने अपना नाम चेंज किया था, वो था ओरलैंडो मजोटा। ओरलैंडो मजोटा इन्होंने अपना नाम चेंज किया था, ठीक है ना? और बर्लिन में ही रहते हुए इन्होंने स्वतंत्र स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की थी। स्वतंत्र भारत केंद्र की ये स्थापना करते हैं। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कह के पुकारा गया था, यानी स्वतंत्र भारत सभा की स्थापना। और इनको सबसे पहले जो नेताजी कह के पुकारा गया था, वो भी जर्मनी में पुकारा गया था। अब जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे बर्लिन में, यानी भारत के पश्चिम में रह रहे थे, पश्चिमी एशिया में यहाँ पे रह रहे थे बर्लिन में, तभी ये घटना होती है कि 8 दिसंबर 1941 को, कब?
1908 दिसंबर को ही, यानी दिसंबर में, मार्च में वहाँ पे पहुँचे थे। अब दिसंबर में जापान ये घोषणा करता है कि हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध है वो युद्ध छेड़ेंगे, ठीक है ना? यानी अंग्रेज़ों के विरुद्ध जापान युद्ध की घोषणा कर देता है। तो फरवरी 1942 में जब अंग्रेज़ों ने सिंगापुर में जापानियों के सामने हथियार डाले, तो उसी दिन नेताजी ने पूर्वी एशिया जाने की योजना बना ली। अब बात ये होता है कि ये तो जर्मनी के भरोसे बैठे हुए थे पूर्वी एशिया में। अब यहाँ पे हमारा जापान आता है, ठीक है ना? अब जापान बोलता है कि हम क्या करेंगे, अंग्रेज़ों पे हमला करेंगे, और दूसरी तरफ क्या होता है, यहाँ पे है सिंगापुर। भारत के दक्षिण साइड में यहाँ पे सिंगापुर है, यहाँ पे ये जापान है। तो जापान तो इधर से युद्ध की घोषणा कर देता है, और जो सिंगापुर में जापानी प्रवासी रहते थे, यानी जापानी जो सेना रहती थी सिंगापुर में, उनके सामने अंग्रेज़ों ने अपने घुटने टेक दिए थे। यानी जापानी सेना यहाँ पे जो है वो विजय घोष कर देती है। तो सुभाष चंद्र बोस में इतना संबल आता है कि हमारी सेना भी अंग्रेज़ों को हरा सकती है। तो नेताजी सिर्फ एक ही प्लान बनाते हैं कि मैं क्या जाऊँगा, पूर्वी एशिया में जाऊँगा, यानी जापान की तरफ जाऊँगा, और हमारे जो 30 लाख भारतवासी उस समय रहते थे, जो विदेशों में, यानी जापान की तरफ पूर्वी एशिया में 30 लाख भारतवासी रहते थे, कि उन सभी को मैं ट्रेनिंग देके संगठित करूँगा, और भारत की पूर्वी सीमा से है वो अंग्रेज़ों पे आक्रमण करूँगा। तो ये योजना बाद में नेताजी की रहती है, और इसी योजना के परिणाम स्वरूप नेताजी बर्लिन, यानी यहाँ से कहाँ जाते हैं, जापान, जापान की राजधानी टोक्यो में पहुँच जाते हैं। अब 2 साल के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस है वो यहाँ पे जापान में पहुँच जाते हैं। ये यहाँ पे हमारा देश, और इधर कहाँ जाते हैं, पश्चिम की तरफ जापान में हमारे नेताजी आ जाते हैं। 16 मई 1943 को, यानी मई 1943 को सुभाष चंद्र बोस हैं वो टोक्यो पहुँच जाते हैं। और ये आते ही यहाँ पे जापान के तत्कालीन जो पीएम थे, जनरल तोजो, ठीक है ना? यहाँ पे जो जापान के पीएम थे, जनरल तोजो, उनको जापान में मिलते हैं। तो जापान का प्रधानमंत्री है वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस की सहायता करने का आश्वासन देता है कि हम आपकी सहायता करेंगे। आप अपनी सेना का संगठन कीजिए, ठीक है ना? और फिर यहाँ से ये आश्वासन लेने के बाद में कि जो जापान है वो हमारे साथ है, ये आश्वासन लेने के बाद में नेताजी कहाँ जाते हैं, सिंगापुर आ जाते हैं, जहाँ पे अंग्रेज़ों को जापानी जापानी प्रवासियों ने हराया था। यहीं पे सिंगापुर में आ जाते हैं, और यहीं पे सेना का गठन करने की सोचते हैं। और यहीं पे आके ये रास बिहारी बोस से मिलते हैं। जब हमने रास बिहारी बोस जी को पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की बागडोर है, वो सुभाष चंद्र बोस के हाथ में दी। तो ये सिंगापुर ही है जहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की जो बागडोर है वो सुभाष चंद्र बोस अपने हाथ में लेते हैं, और इंडियन लीग के सभापति का पद भी है वो सुभाष चंद्र बोस लेते हैं। तो इस प्रकार से, यानी रास बिहारी बोस ने अपनी सभी कमानें हैं वो सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में ही सौंपी थी। और यहीं पे आईएनए, आईएनए का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज का ये पुनर्गठन करते हैं, जो रास बिहारी बोस ने सबसे पहले गठन किया था, उसका पुनर्गठन करते हैं सुभाष चंद्र बोस, और उनके अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। इंडियन जो इंडिपेंडेंस लीग के सभापति भी चुने जाते हैं, और ये आदर्श वाक्य रखते हैं, एकता, विश्वास और त्याग, कि सभी भारतीय प्रवासी हैं वो एकता बनाए रखें, एक दूसरे में विश्वास बनाए रखें, और त्याग की भावना रखें। इसी से हम अंग्रेजों से हमारे देश का पीछा छुड़ा सकते हैं। और यहीं पे सिंगापुर में ये अपनी अस्थायी सरकार घोषित कर देते हैं कि ये भारतीय अस्थायी सरकार है हमारी। और इसी अस्थायी सरकार से जो सुभाष चंद्र बोस हैं, वो संसार की 9 शक्तियाँ, यानी 9 सबसे बड़े-बड़े देश, चीन, कोरिया, आयरलैंड, बर्मा, फिलीपींस, थाईलैंड, जापान, जर्मनी और इटली, इनसे अपनी अस्थायी सरकार के लिए मान्यता भी ले लेते हैं, और ये लोग इस सरकार को मान्यता दे देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। और जापान ने जो पहले सहयोग देने का आश्वासन दे रखा था, उसी जापान ने हमारे जो अंडमान और निकोबार हैं, वो सुभाष चंद्र बोस को भी सौंप दिए, और सुभाष चंद्र बोस ने इनका नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप भी रखा है। अब हम थोड़ा सा दोबारा देखें कि यहाँ से बर्लिन से आते हैं सुभाष चंद्र बोस, कहाँ पे, जापान में। जापान का जो पीएम था, उससे आश्वासन लेके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का, ये कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे सिंगापुर में आ जाते हैं। ये यहाँ पे सिंगापुर है, और ये हमारा भारत की सीमा है, ये हमारी बंगाल की खाड़ी है, और इसके इस तरफ क्या है, सिंगापुर है। तो सिंगापुर सुभाष चंद्र बोस है वो पहुँच के रास बिहारी बोस से मिलते हैं, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन करते हैं, इंडियंस लीग के जो सभापति बनते हैं, और जो भारतीय अस्थायी सरकार है उसका गठन करते हैं, और अस्थायी सरकार की
जो सहमति है वो भी 9 देशों से ले लेते हैं। और इसी एवज़ के चलते-चलते, इसी क्रम के चलते-चलते जापान है वो आश्वासन के साथ में हमारे अंडमान और निकोबार भी लौटा देता है। अब हम इस मैप में देखें तो ये यहाँ पे सिंगापुर है। यहाँ पे जो शहीद और स्वराज हैं वो नाम चेंज कर दिए जाते हैं और ये पास में किसके आ जाते हैं, हमारे देश के पास में, यानी यहाँ पे म्यांमार की सीमा है। यहाँ पे ये है वो आक्रमण करेंगे बाद में। यानी हम सीधे रूप में देखें तो सिंगापुर से भारत के पास आने के लिए इन्होंने अंडमान और निकोबार पे अपना आधिपत्य ले लिया था। अब इनको चाहिए कि एक तो मुख्यालय क्या हो गया अस्थायी सरकार का सिंगापुर में हो गया। अब एक भारत के पास भी होना चाहिए, तो सुभाष चंद्र बोस जाते हैं म्यांमार, यहाँ पे म्यांमार, और म्यांमार में यहाँ पे आता है रंगून। रंगून जिनको बहादुर शाह जफर को भी यहाँ पे रखा हुआ था। तो यहाँ पे बात करते हैं हम म्यांमार के दक्षिण में, एकदम टच में है रंगून म्यांमार के अंदर। तो रंगीन रंगून में एक दूसरे केंद्र की स्थापना करते हैं अस्थायी सरकार की। तो अस्थायी सरकार के 2 मुख्यालय हो जाते हैं, एक तो सिंगापुर में और दूसरा रंगून म्यांमार में जो भारत के पास था। क्योंकि जब सेना आक्रमण करती है तो उनके पास में बहुत ज़्यादा सामग्री है, हथियार है, उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक मुख्यालय इन्होंने यहाँ पे रंगून में स्थापित किया। अब आक्रमण के लिए इन्होंने केंद्र स्थापित कर लिए, सहायता जापान की ले ली, ठीक है ना? और इस प्रकार से अपनी अस्थायी सरकार के लिए अन्य देशों से भी इन्होंने सहायता का प्रावधान रखा। फिर बाद में बात आती है कि इन्होंने अपनी जो सेना है उसको कैसे डिवाइड किया। तो इनकी सेना है वो 3 नामों से डिवाइड थी। एक नाम था झांसी रानी रेजिमेंट, झांसी रानी रेजिमेंट, ठीक है ना? और इसकी बागडोर संभाल रही थी कप्तान लक्ष्मी, ठीक है ना? और दूसरा नाम था सुभाष ब्रिगेड, यानी एक तो खुद के नाम पे था सुभाष ब्रिगेड, दूसरा गांधी ब्रिगेड और तीसरा नेहरू ब्रिगेड। हालाँकि ये गांधी जी से रुष्ट होके गए थे, है ना? फिर भी इन्होंने अपनी जो सेना है उसमें एक का नाम नेहरू ब्रिगेड रखा और एक का नाम रखा गांधी ब्रिगेड और दूसरी थी सुभाष ब्रिगेड और एक थी झांसी की रानी रेजिमेंट। फिर सेनाएँ बनाकर इन्होंने भारत पे अंग्रेज़ों पे आक्रमण करने की सोची। तो ये प्रवेश करते हैं म्यांमार से, यानी सबसे पहले ये म्यांमार से हमारी धरती पे प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये हमारी भारतीय सेना है और यहाँ पे म्यांमार की जो श्रेणी है, वहाँ पे आती है अराकान योमा। अराकान योमा जो श्रृंखला है, वहाँ से ये लोग प्रवेश करते हैं पहाड़ी क्षेत्र से। 18 मार्च 1944 को जो भारतीय धरती पर सुभाष चंद्र बोस की सेना ने कदम रखे थे 18 मार्च 1944 को म्यांमार श्रृंखला में। अब हम इस मैप से समझना चाहें कि यहाँ पे ये म्यांमार की जो है वो अराकान योमा श्रृंखला है। तो अराकान योमा श्रृंखला से ये प्रवेश करते हैं मार्च 1944 में। फिर इम्फाल, ये यहाँ पे इम्फाल आता है और फिर आती है कोहिमा। इम्फाल और कोहिमा से ये यहाँ पे भारत में प्रवेश करके अंग्रेजों पे आक्रमण करने की सोचते हैं। और यहाँ पे कोहिमा का किला था, यहाँ पे कोहिमा, इम्फाल इन दोनों जगह से ये अंग्रेजों को पूर्ण रूप से खदेड़ देते हैं। और मणिपुर में तो इन्होंने अपना भारतीय तिरंगा भी फहरा दिया था। तो इस प्रकार जो आईएनए है, यानी जो आज़ाद हिंद फौज है, वो भारत भूमि के एक भाग को अंग्रेजी शासक से मुक्त करा देती है। और भारत भूमि के जिस स्थान पर आईएनएस ने प्रथम बार तिरंगा लहराया था, वही आज़ाद हिंद फौज के शहीद होने वाले सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक भी यहाँ पे बनवा दिया जाता है। जब ये लोग इम्फाल में युद्ध लड़ रहे थे, तभी जो मानसून का टाइम था, यानी मानसून तीव्र गति से आगे बढ़ता होता है, ठीक है ना? और उसी कारणवश यानी कीचड़, दलदल की वजह से उनको सामग्री नहीं पहुँच पाती है, मूसलाधार वर्षा होती है, औषधियों का भी अभाव हो जाता है और सैनिक घायल होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो आईएनएस है, वो आईएनए है, वो एकदम से परास्त हो जाती है। तभी नेताजी हिम्मत नहीं हारते और यहाँ पे नारा देते हैं, "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा।" कि चाहे मर मिटो, लेकिन है ना हमें भारत में घुसना है और अंग्रेजों को खदेड़ना है। और ये नारा देते हैं यहाँ पे इम्फाल के सैनिकों की परास्त पर कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। तो फिर 1944 में ये नारा देते हैं कि दिल्ली चलो। अब हमारा टारगेट ये है कि हमें दिल्ली पहुँचना है। परंतु ये सभी भावना है, सभी कोशिशें हैं वो व्यर्थ हो जाती है और जर्मनी जो पीछे से 2 देश सहयोग दे रहे थे, यानी जर्मनी भी अंग्रेज़ों के आगे अपनी हार को स्वीकार कर लेता है और 1945 में जो जापान के 2 शहर से हिरोशिमा और नागासाकी उन पे भी परमाणु बम बरसाए जाते हैं। तो जापान भी अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है, अमेरिका, ब्रिटेन जो अन्य देश थे, उन देशों के आगे ये भी है वो अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस की जो सेना के ऊपर जो हाथ था जापान और जर्मनी का, वो हट जाता है
और फिर इनको भी पीछे हटना पड़ता है। तो फिर सुभाष चंद्र बोस हैं, वो सेगुन हवाई अड्डे से अंतिम यात्रा पे निकलते हैं और उसी सेगोन से प्रस्थान करने के दूसरे दिन 18 अगस्त 1945 को, यानी वो डेट थी 18/8/1945, 18/8/1945 को, जो फार्मोसा द्वीप है उसमें वायुयान के टकरा जाने से सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु डिक्लेयर कर दी जाती है। तो यहाँ पे ये हम देखते हैं, जो वर्ल्ड मैप है उसमें फार्मोसा द्वीप यहाँ पे है और यहीं पे जो जापान का द्वीप है ये फार्मोसा। तो जापान के टोक्यो में हमारे नेताजी की जो अभी तक है वो अवशेष बताए जाते हैं कि नेताजी के अवशेष हैं वो टोक्यो में रखे हुए हैं, ठीक है ना। जब इनकी जो बेटी भारत आई थी अनीता बोस, यानी जब इन्होंने शादी की थी, प्रेम विवाह हुआ था सुभाष चंद्र बोस का, बोस ने ऑस्ट्रिया में जो एमिली सेंकल नाम की औरत थी, क्या थी, एमिली एमिली सेंकल नाम की औरत से विवाह किया था। जब ये जर्मनी को छोड़ रहे थे जापान आने के लिए, उस समय उनकी बेटी थी, यानी अनीता बोस थी, वो 3 महीने की थी, ठीक है ना। अनीता बोस हमारे भारत में भी आ चुकी है 1960 में, ये यहाँ पे रही रही भी थी अनीता बोस। और इन्होंने, हमारी भारतीय सरकार है उनसे मांग भी की थी कि आप जो सुभाष चंद्र बोस की जो अस्थियां हैं उनको भारत में लाया जाए। तो इस प्रकार से अब हमने सुभाष चंद्र बोस की है वो फैक्ट सहित व्याख्या पढ़ ली है। अब हम बुक में देखते हैं कि क्या-क्या विवरण दिया हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ। पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर उड़ीसा के मशहूर वकील थे। 1912 में जानकीनाथ बोस बंगाल विधानसभा के सदस्य बने रहे। उन्हें राय बहादुर की उपाधि भी मिली। दत्त परिवार को कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता है। 16 वर्ष की आयु में 1913 में सुभाष ने मैट्रिक की परीक्षा कटक से उत्तीर्ण की। फिर उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता के लिए भेज दिया। 1914 के ग्रीष्म अवकाश में वे यकायक कलकत्ता छोड़कर अपने माता पिता को बिना सूचित किए तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उस समय उनकी आयु महज 17 वर्ष थी। वे आध्यात्मिक गुरु की खोज में ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी और गया, जो भी धार्मिक स्थल है वहां पे गए, लेकिन उन्हें इच्छानुकूल गुरु नहीं मिला और वे निराश होकर वापस कलकत्ता आ गए। धीरे धीरे सुभाष में राजनीतिक चेतना का उदय होने लगा। राजनीतिक कार्य क्षेत्र में प्रेरित प्रवेश करने के लिए उन्हें दो बातों ने प्रेरित किया, यानी कारण क्या था, तो दो कारण थे। उनमें एक था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति आम व्यवहार, यानी भारतीय अंग्रेजों के लिए लड़ भिड़ रहे थे, मर रहे थे युद्ध में, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के मन में उनके प्रति कोई इज्जत नहीं थी। दूसरी बात, ट्राम रेल सड़कों पर भारतीयों के साथ दुष्टता, असभ्यता का बर्ताव करना, यानी अंग्रेज बहुत ज्यादा भ्रष्ट व्यवहार करते थे देशवासियों से। प्रथम विश्व युद्ध से वे अच्छी तरह समझ गए थे कि सैनिक शक्ति के बिना कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता। इनको सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध के बाद बाद में 1918 के बाद में एक ही बात समझ में आई कि अगर कोई चीज किसी देश को स्वतंत्र करा सकती है तो वो है सेना। तो 1919 में बोस आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने वहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहां के विद्यार्थियों के स्वतंत्र वातावरण एवं सामान्य रूप से विद्यार्थियों के प्रति आदरपूर्ण दृष्टिकोण ने सुभाष को प्रभावित किया। सुभाष को आईसीएस परीक्षा 1920 में चतुर्थ स्थान मिला। अब उन्हें अपने जीवन वर्ती के संबंध में कठिन निर्णय लेना था कि या तो जॉब करनी है या फिर राजनीति में जाना है। 7 मास के मानसिक उत्पीड़न के पश्चात अंत में उन्होंने नियुक्ति से पूर्व ही आईसीएस के पद पर निश्चय किया, यानी उन्होंने निर्णय ले लिया कि मुझे क्या करना है, देश के लिए काम करना है, मुझे कोई आईसीएस की पोस्ट नहीं चाहिए। भारत की आजादी के लिए काम करने के उद्देश्य से वो भारत वापस आ गए। अब तक किसी भारतीय ने आईसीएस के इतिहास में ऐसा नहीं किया था कि जो इतनी बड़ी जॉब है वो छोड़ के कोई भारतीय ऐसे आए। सुभाष 16 जुलाई 1921 को मुंबई पहुंचे। इंग्लैंड से आके वहां महात्मा गांधी से मिले। उस समय उनकी आयु 23 वर्ष थी। फिर वे कलकत्ता गए। वे चित्तरंजन सुभाष के राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने कलकत्ता में रहकर देश में व्याप्त स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर सुभाष ने उनकी विरोध यात्रा की, यानी प्रिंस ऑफ वेल्स का भी विरोध किया और इन्होंने साइमन कमीशन का भी विरोध किया था। अंग्रेजों ने चित्तरंजन दास और सुभाष सहित उनके साथियों को 10 सितंबर 1901 को जेल में भेज दिया था। सुभाष के लिए जेल जाने का ये प्रथम अवसर था, यानी 1921 में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को जेल हुई थी। कारावास से मुक्ति होने पर उन्होंने
बांग्लार कथा समाचार पत्र के संपादन का कार्य संभाला। सी.आर. दास ने 1923 में सुभाष को कलकत्ता निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। सुभाष निगम के कार्यों में जी जान में लग गए। 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वे देशबंधु सी.आर. दास के समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादक बने, लेकिन कुछ समय बाद ही सुभाष पर क्रांतिकारी षड्यंत्र का आरोप लगाकर अंग्रेजी सरकार ने अक्टूबर 1924 में कैद कर लिया। यानी आराम से काम करने नहीं दिया अंग्रेजों ने इनको। उन्हें ब्रह्मा की मांडली जेल में भेज दिया गया। 2 वर्ष पश्चात सुभाष को मांडली से कलकत्ता लाया गया और वहां मई 1927 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें मुक्त कर दिया गया। 3 वर्ष की आयु में बंगाल 30 वर्ष की आयु में बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वे राजनीति में पूर्ण सक्रिय हो गए और साइमन कमीशन के भारत आने पर उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन की अगुवाई की। उन्होंने अब संपूर्ण बंगाल छात्र संघ, समस्त बंगाल युवक संघ का नेतृत्व किया। यानी युवाओं में इनकी काफी क्रांति रहती थी। मद्रास में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीयों का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति करना घोषित किया गया। सुभाष, जवाहरलाल नेहरू और सौरभ कुरैशी के साथ 3 महामंत्रियों के एक साथ नियुक्त हुए। इस प्रकार प्रथम बार वे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के रूप में उदित हुए। सुभाष को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व अब स्वतंत्रता संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में जोरदार तरीके से उभरा और उन्होंने समस्त भारत के छात्र व युवकों को प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया, श्रमिकों का सहयोग प्राप्त किया, सामान्यतः वाम मार्गियों को का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की नरमपंथी विचारधारा के विरोधी थे। वह यही कारण था कि उन्होंने 1928 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति के अधिवेशन में गांधी जी के उस प्रस्ताव का विरोध किया, जिसमें उन्होंने दिसंबर 1929 तक भारत को उपनिवेश का दर्जा न देने की सूरत में असहयोग आंदोलन की चेतावनी दी थी। ठीक है ना? इस पर सुभाष ने स्वतंत्रता के दर्जे से कम कोई स्थिति स्वीकार नहीं करने का संशोधन रखा। गांधी जी उपनिवेशिक राज्य चाहते थे कि अंग्रेज शासन करो लेकिन हमारा भारत दे दो, और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि हमें हमारा संपूर्ण देश चाहिए, यानी हमें हमारी फुल स्वतंत्रता चाहिए, हमें कोई औपनिवेशिक राज्य नहीं चाहिए। सुभाष देश के लिए पूर्ण स्वतंत्र की मांग करने वाले व्यक्तियों में प्रथम थे। जनवरी 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। सुभाष की आयु उस समय 41 वर्ष थी। वे अब तक के अध्यक्षों में सबसे अल्पायु के थे, यानी सबसे जो युवा कांग्रेसीय जो अध्यक्ष चुना गया था वो सुभाष चंद्र बोस था। 2 बार इनको जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। एक बार 1938 में हरिपुरा अधिवेशन सूरत गुजरात में है और दूसरा त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बावजूद इनके अधिकृत प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर वे पुनः कांग्रेस अध्यक्ष बनी। गांधी जी 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन थे, उनमें पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि और जो गरमपंथी पार्टी थी वो सुभाष चंद्र बोस को, इसमें सुभाष चंद्र बोस ही बाद में जो है वो अध्यक्ष चुने जाते हैं। बाद में गांधी जी से मतभेद होने पर अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देकर 1 मई 1939 को उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इस नए ग्रुप को वामपंथी कांग्रेसियों से उत्साहवर्धन और बहुत सहयोग मिला। सुभाष गांधी जी की अहिंसा नीति से असहमत नहीं थे, गांधी जी से सहमत नहीं थे। गांधी जी से उनका विरोध भी इसी मुद्दे को लेकर था। इन्होंने सशस्त्र संग्रह द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का निश्चय किया। सितंबर 1939 में यूरोप में युद्ध प्रारंभ हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक ने अंग्रेज विरोधी कार्य तीव्र गति से प्रारंभ कर दिए। जिससे भारत में अंग्रेजों के युद्ध की तैयारी को पर्याप्त धक्का लगा। 4 जुलाई 1940 को होलवेल स्मारक ध्वस्त करने के आरोप और भारत सुरक्षा कानून के तहत अधिकारियों ने उन्हें कारावास में डाल दिया। यानी 1940 में दोबारा इनको कारावास की सजा सुनाई गई। सुभाष को ये पूर्ण विश्वास हो गया कि भारतवर्ष को इस विश्व युद्ध में पूर्ण लाभ उठाना चाहिए, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने से अंग्रेजों के शत्रुओं से सहयोग लेना चाहिए। उन्होंने सोच समझकर नवंबर 1940 में अपनी मुक्ति के प्रश्न को लेकर कारावास में भूख हड़ताल की और उन्हें 17 दिसंबर 1940 को कारावास से मुक्त कर दिया गया, लेकिन उनकी गतिविधियों पर पूर्ण निगरानी रखी गई। सुभाष देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। सुभाष ने भारत से बाहर जाकर युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध शक्तियों से सहायता लेने और एक-एक सेना संगठित करके भारत में विदेशी शक्तियों से युद्ध लड़ने का दृढ़ निश्चय किया। 16 फरवरी 1941 को एक दिन वे पुलिस की आंखों में धूल झोंककर अपने कलकत्ता स्थित घर से पठान के वेश में निकल गए। वे पेशावर रूस होते हुए मार्च 1941 में बर्लिन पहुंचे। दुनिया ने सुभाष के बारे में उस समय जाना जब वे 9 मास बाद जर्मन रेडियो से भारतीयों को संबोधित करते हुए बोले। बर्लिन रेडियो से भारत समर्थक अंग्रेज विरोधी भाषण प्रस्तुत किए। उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति प्राप्त करने के
लिए विद्रोह करने का आह्वान किया। युद्धकालीन बर्लिन में आगमन के पश्चात कुछ समय के लिए सुभाष चंद्र ओरलैंडो मजेटा के नाम से जाने जाते रहे और सुभाष ने बर्लिन में 2 नवंबर 1941 को स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की। उसके साथ ही सुभाष ने एक सैन्य दल का भी निर्माण किया। स्वतंत्र भारतीय केंद्र आजाद भारत की अस्थायी सरकार का अग्रगामी रूप था, जिसकी घोषणा सुभाष ने 2 वर्ष पूर्व सिंगापुर में की थी। भारतीय सैन्य दल आईएनए का पूर्वगामी रूप था, जिसका नेतृत्व सुभाष ने भारत बर्मा सीमा पर किया। भारतीय सैन्य दल को सुभाष ने आजाद हिंद फौज में समाहित कर लिया। बर्लिन में सुभाष द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत केंद्र एक अर्ध राजनीतिक संस्था थी, जिसका संबंध जर्मन के अन्य तटस्थ देशों की तरह केवल विदेश विभाग से था। सुभाष नाजी पार्टी से सीधे संपर्क करने में समर्थ थे। जर्मनी में ही सुभाष की सर्वप्रथम नेताजी कहकर पुकारा गया था। 8 दिसंबर 1941 को जापान ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। फरवरी 1942 में जब अंग्रेजों ने सिंगापुर में जापानियों के सामने हथियार डाले, उसी दिन नेताजी ने पूर्वी एशिया जाने की योजना आरंभ की और उन्होंने पूर्वी एशिया में 30 लाख भारतवासियों को एक सूत्र में बांधकर संगठित करने और उन्हें भारत के पूर्व सीमा से युद्ध करने के लिए तैयार करने की एक योजना बनाई। सुभाष चंद्र बोस 16 मई 1943 को टोक्यो, जापान पहुंचे। वे वहां जापान के प्रधानमंत्री जनरल तोजो से मिले। जापान ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। फिर नेताजी है वो 2 जुलाई 1943 को टोक्यो से शाम सिंगापुर पहुंचे। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में नेताजी ने पुराने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से पूर्व एशिया में चलाए जा रहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का विधिवत नेतृत्व ग्रहण किया। रास बिहारी ने आजाद हिंद फौज की बागडोर नेताजी को सौंपी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के सभापति पद से इस्तीफा देकर सुभाष चंद्र बोस को इस पद पर नियुक्त किया। यानी अभी तक जिन पदों को रास बिहारी बोस है वो नेतृत्व संभाल रहे थे, वो सभी पद उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को दिए। सिंगापुर में आईएनए का पुनर्गठन किया गया और इसका आदर्श वाक्य एकता, विश्वास और त्याग। 21 अक्टूबर 1943 भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में स्वर्णिम दिन था। उस दिन नेताजी ने सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा की थी। नेताजी स्वयं ही इस प्रकार के मुखिया, प्रधानमंत्री, मुख्य सेनापति बने और अपने पद की शपथ ली। ईश्वर के नाम पर मैं पावन शपथ लेता हूँ और भारत और उसके 38 करोड़ निवासियों को स्वतंत्र कराऊंगा। इनकलाब जिंदाबाद, भारत हिंद जिंदाबाद के गगनभेदी नारों के वातावरण गूंज उठा। इस सरकार ने ब्रिटेन, अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। संसार की 9 शक्तियों चीन, कोरिया, आयरलैंड, बर्मा, फिलीपींस, थाईलैंड, जापान, जर्मनी और इटली ने इस अस्थायी सरकार ने मान्यता प्रदान की। 8 नवंबर 1943 जापान सरकार को नवविजित अंडमान निकोबार द्वीपों को भी आजाद हिंद की अस्थायी सरकार को सौंप दिया। इस प्रकार आजाद हिंद सरकार को अपने पहले 2 प्रदेश मिले, जिनका नाम बाद में शहीद और स्वराज द्वीप रखा गया। कर्नल एडी लोगनादन को अस्थायी सरकार की ओर से उनका प्रथम भारतीय प्रशासक नियुक्त किया गया। झांसी की रानी रेजिमेंट आजाद हिंद की अस्थायी सरकार की घोषणा करने के पश्चात नेताजी ने सिंगापुर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाई। इस रेजिमेंट की संचालिका कप्तान लक्ष्मी को नियुक्त किया गया। आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे के भांति था। वो तिरंगा जिसमें आजाद हिंद और बीच में दहाड़ता हुआ शेर, हरा, केसरी और सफेद ये तिरंगा था, जिसमें चरखे के स्थान पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। आईएनए की 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड थे। नेताजी स्वतंत्र भारत के पहले प्रदेश अंडमान में 31 दिसंबर 1943 को गए। यानी भारत का जो प्रदेश था उसमें यानी अंडमान निकोबार में 1943 में दिसंबर 1943 में गए। अंडमान से नेताजी ने ब्रह्मा के लिए प्रस्थान किया। वहां जाकर अस्थायी सरकार, भारतीय स्वतंत्रता लीग आईएनए की सर्वोच्च कमान मुख्यालय जनवरी 1944 के प्रथम सप्ताह में रंगून स्थानांतरित किया। यानी हम देखते हैं कि म्यांमार के दक्षिण साइड में, दक्षिण जो क्षेत्र है वहां पे रंगून है, वहां पे ये मुख्यालय बनाते हैं। ठीक है ना। इसमें 2 मुख्यालय बने थे जो अस्थायी सरकार के, एक रंगून में और दूसरा सिंगापुर में। ब्रह्मा से नेताजी और मुक्ति सेना के लिए भारत के पूर्वी द्वार तक पहुंचना और अंग्रेजों को अपनी मातृभूमि से बाहर निकालने के लिए भारत के अंदर प्रवेश करना सुगम था, क्योंकि भारत ब्रह्मा से सीमा की दृष्टि से ही पृथक था। भारत में ये म्यांमार से घुसने की कोशिश करते हैं और म्यांमार से ही जाते हैं बाद में। आईएनए ने 4 फरवरी 1944 को अराकान युद्ध के मोर्चे पर लड़ाई आरंभ की। यानी जो अराकान श्रृंखला है म्यांमार की, वहां से ही ये लड़ाई आरंभ करते हैं। आईएनए के इतिहास में 18 मार्च 1944 का दिन स्वर्णिम दिन के रूप में सदैव स्मरणीय रहेगा, क्योंकि इसी दिन आईएनए ने सीमा पार करके भारत की भूमि पर कदम रखा था। यानी ये अराकान पहुंच गए थे, अराकान से भारत पहुंच गए थे। तो 21 मार्च 1944 को एक प्रेस सम्मेलन में नेताजी ने संपूर्ण संसार को इस ऐतिहासिक घटना की सूचना दी थी।
यानी 18 मार्च को ये लोग भारत में पहुँच गए थे, अपने जो सेना संगठन है वो लेके, आज़ाद हिंद फ़ौज को लेके 18 मार्च को पहुँचे थे और 21 मार्च को नेताजी ने है वो संपूर्ण देश को बता दिया था कि अंग्रेज़ों का विद्रोह हमने शुरू कर दिया और हमने भारत में प्रवेश भी कर लिया है। तो ये बात 21 मार्च को बताई गई। स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अब आईएनए भारत और ब्रह्मा सीमा पर कोहिमा के समीप इम्फाल के मैदानों में 8 क्षेत्रों पर युद्ध युद्ध कर रही थी। यानी 8 टुकड़ियों में विभाजित होकर ये लोग कोहिमा और इम्फाल को जीत रहे थे। 8 अप्रैल 1944 को कोहिमा का किला और एक छावनी पर कब्जा किया गया। अगले दिन इम्फाल पर घेरा डाला। कर्नल एस मलिक के नेतृत्व में आईएनए की टुकड़ी भारतीय प्रदेश में पर्याप्त अंदर चली गई और उसने 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर राज्य में मोरंग स्थान पर भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहरा दिया था। यानी मणिपुर में तो इन्होंने तिरंगा भी फहरा दिया था। इम्फाल और कोहिमा पे अधिकार कर लिया था। इस प्रकार प्रतीक रूप में आईएनए ने भारत भूमि के एक भाग को अंग्रेजी शासन से मुक्त करा दिया। भारत भूमि के जिस स्थान पर आईएनए ने प्रथम बार तिरंगा लहराया था, वहीं आजाद हिंद फौज के शहीद होने वाले सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक बनाकर एक पावन स्थल का रूप दिया गया है। यानी जहाँ पे ये शहीद हुए थे अंग्रेजों से लड़ते हुए, वहाँ पे जो है वो पावन स्थल भी बनाया गया है स्मारक के रूप में। 18 अप्रैल 1944 को इम्फाल पर पुनः आक्रमण किया गया। शत्रु सेना इम्फाल को बचाने के लिए कठिन युद्ध कर रही थी, यानी अंग्रेज भी उनको करारे की टक्कर दे रहे थे। ब्रह्मा में मानसून तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। युद्ध स्थल पर बाढ़ की बाढ़ आईएनए के उस पथ पर आ गई, यानी जिससे सामग्री आती थी और जिसके द्वारा संचार व्यवस्था स्थापित थी। यानी जहाँ से ये लोग सामग्री का रास्ता रख रहे थे, यानी जो अपनी गोला बारूद मंगवा रहे थे, वहीं पे जो उसी स्थान पे बाढ़ आ गई। मूसलाधार वर्षा, कीचड़, दलदल और सामग्री पंक्ति में अवरोध, वस्तु और औषधियों के अभाव से आईएनए त्रस्त हो गई थी। इसे युद्ध मुख से पीछे हटना पड़ा। आईएनए की और इम्फाल में पराजय हुई थी। यानी ये सेना आजाद हिंद फौज है वो इम्फाल में लास्ट में हार गई थी। लेकिन नेताजी की पराजय इस पराजय से निराश नहीं हुए। नेताजी ने इम्फाल पर पुनः आक्रमण करने के प्रयास किए। नेताजी ने युवकों को कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने पूर्वी एशिया निवासी 30 लाख भारतीयों से कहा था कि विश्व के इतिहास में किसी देश ने भी बिना खून बहाए स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की। उनका मूल्य है जो हमें निसंकोच चुकाना है। उन्होंने 1944 में दिल्ली चलो का नारा दिया था, परंतु देशभक्ति की उच्च भावना व्यर्थ हो गई। जर्मनी ने 7 मई 1945 को पराजय स्वीकार कर ली। जिनके बलबूते पर जो आजाद हिंद फौज लड़ रही थी, उन्हीं लोगों ने पराजय स्वीकार कर ली थी अंग्रेजों की। 6 व 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, तो जापान ने भी 13 अगस्त 1945 को अपनी पराजय स्वीकार कर ली। जर्मनी जापान की पराजय पर नेताजी ने 17 अगस्त 1945 को शेगोन हवाई अड्डे से परास्त किया। कर्नल हबीबुर रहमान शेगोन से उन्होंने उनके साथ इस अंतिम यात्रा पर गए। नेताजी शेगोन से प्रस्थान करने के दूसरे दिन 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा द्वीप में वायुयान के टकरा जाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके अवशेष रेनकोजी मंदिर टोक्यो में रखे गए हैं। निश्चय ही आईएनए युद्ध स्थल पर स्वतंत्रता की लड़ाई में विजय प्राप्त करने में असफल रही, परंतु इनमें राजनीतिक और मानसिक रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति अगस्त 1945 में हुई और आईएनए के 20,000 सैनिक लाल किले में बंदी थे। यानी जो आजाद हिंद फौज के सैनिक जो युद्ध लड़ रहे थे जो अंग्रेजों से, उनको लाल किले में बंद कर लिया गया था। जनता ने इन सैनिकों को मुक्त कराने की मांग की। कांग्रेस की कार्य समिति ने एक सुरक्षा समिति बनाई जिसका कार्य आईएनए के पुरुषों व स्त्रियों पर अभियोग चलाए जाने की दिशा में उसके लिए रक्षात्मक कार्रवाई करना था। इस समिति के सदस्य सर तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, भुलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, आशफ अली और रघुनंदन शरण थे। ये वो लोग थे जो आजाद हिंद फौज के सैनिकों को बाहर निकालना चाहते थे और उनके लिए इन्होंने समिति गठित की थी। आईएनए के 3 उच्च पदाधिकारियों शाहनवाज खान, पीके सहगल, गुरुदयाल ढिल्लन पर लाल किले में एक सैनिक न्यायालय में देशद्रोह का अभियोग चलाया गया। सैनिक अभियोग 5 नवंबर 1945 को आरंभ हुआ और 31 दिसंबर 1945 को समाप्त हुआ। उन पर आरोप था कि उन्होंने ब्रिटिश सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था। यानी जो भी इम्पोर्टेंट लोग थे आजाद हिंद फौज के, उनके ऊपर विद्रोह का जो आंदोलन चलाया गया कि इन्होंने सेना संगठित करी और अंग्रेजों के विरुद्ध है वो सम्राट के विरुद्ध जो विद्रोह जो है वो युद्ध करने की हिम्मत करी, उसके एवज में उनके ऊपर अभियोग चलाया गया और 3 जनवरी 1946 को सैनिक न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने की दोषी ठहराया, लेकिन अंग्रेज सरकार को जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें भी मुक्त करना पड़ा। इस मुकदमे में भूलाभाई देसाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये इतना पैटर्न है वो हमारी लक्ष्य बुक में सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये इनकी पुत्री है अनीता बोस, एकमात्र संतान है सुभाष चंद्र बोस की, जो भी जन्मभूमि में है। ये भारत भी आई थी, ठीक है ना।
और इन्होंने अपने पिता यानी सुभाष चंद्र बोस की टोक्यो से अवशेष लाने एक बार हम दोबारा इनको मोटा-मोटा रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं सिर्फ, ठीक है ना? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव है, उनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इनका जन्म है वो कटक उड़ीसा में हुआ था। कॉलेज पढ़ाई इन्होंने कलकत्ता से करी। तो इनका नारा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। 1901 में 1921 में पहली बार जेल गए थे, प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध में यानी इन्होंने जो प्रिंस ऑफ वेल्स आया था भारत में, इसके विरोध इनका विरोध किया था और ये 1921 में पहली बार जेल गए थे। यूरोप प्रवास के दौरान एमिली शेंकल से इन्होंने प्रेम विवाह किया था और उन्हीं की पुत्री है वो अनीता बोस है। इन्होंने कांग्रेस के 2 अधिवेशनों में अध्यक्षता की, एक तो हरिपुरा और दूसरा त्रिपुरा, यानी 38 में हरिपुरा हुआ था और 39 में त्रिपुरा हुआ था। पूरा-पूरा से याद कर लेंगे हरिपुरा और त्रिपुरा, ठीक है ना? 39 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना क्यों की? क्योंकि इनकी गांधी जी से बनी नहीं थी बाद में, ठीक है ना? तो ये अलग हो गए थे। जो कांग्रेस पार्टी थी उससे इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। जियाउद्दीन पठान के भेष में ये बर्लिन पहुँचे थे। यानी गए थे, तब तो इन्होंने बेस लिया था, एक पठान का बेस लिया था और उसका नाम रखा था ज़ियाउद्दीन पठान और बर्लिन में उन्होंने अपना नाम रखा था ओरलैंडो मज़ेटा और 1943 में जब ये जापान गए थे, तो तब नाम रखा था मत्सुदा, ठीक है ना? 4 जुलाई 1943 सिंगापुर में आज़ाद हिंद फ़ौज की कमान सँभाली थी इन्होंने। आज़ाद हिंद फ़ौज के 2 मुख्यालय थे रंगून और सिंगापुर। आज़ाद हिंद फ़ौज की बात करें तो इसका गठन रासबिहारी बोस द्वारा किया गया था। पुनर्गठन एससी बोस ने किया था। प्रथम कमांडर इनके मोहन सिंह थे और झंडा इनका दहाड़ते हुए बांध का चित्र था, ठीक है ना? और फिर गीत था इनका कदम कदम बढ़ाए जा और आदर्श वाक्य इनका एकता, वफादारी और बलिदान। और सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फ़ौज की कमान संभाली थी और इन्होंने अंडमान व निकोबार के नाम चेंज किए थे। उनका नाम रखा था शहीद और स्वराज। तो आज हमने पढ़ लिया सुभाष चंद्र बोस। कल हम बात करेंगे वीडी सावरकर की। बहुत ही छोटा-सा टॉपिक दिया हुआ है वीडी सावरकर का। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे हम। तो ओके स्टूडेंट, जय हिंद।